प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम नेतृत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। नेतृत्व क्या होता है, कैसे किया जाता है, नेतृत्व का क्या महत्व है, क्या नेता पैदा होते हैं या नेता बनाए भी जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। नेतृत्व, जब से मनुष्य ने समूह में रहना शुरू किया है तभी से नेतृत्व की शुरुआत मानी जाती है। अर्थात नेतृत्व तब से शुरू हुआ है जब से मनुष्य ने समूह में, ग्रुप में रहना शुरू किया है। नेतृत्व के द्वारा अनुयायियों को मार्गदर्शन देने, एक सूत्र में बांधने का कार्य किया जाता है। नेतृत्व के द्वारा ही अनुयायियों को प्रभावित किया जाता है। अर्थात नेता अपने अनुयायियों को प्रभावित करता है, समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। नेतृत्व एक गतिशील कारक होता है जो समूह के सदस्यों को जोड़ने का कार्य करता है। नेतृत्व द्वारा ही किसी प्रशासनिक संगठन की सफलता या विफलता का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि कोई भी संगठन बिना उचित नेतृत्व के प्रभावी रूप से उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। एक विद्वान हुए हैं मार्क ट्वेन, उन्होंने कहा है, नेतृत्व का महत्व बताया उन्होंने अपनी पंक्ति में कि नेतृत्व का क्या महत्व है। हिरणों की एक ऐसी सेना जिसका नेतृत्व शेर द्वारा किया जा रहा हो, शेरों की उस सेना से बेहतर होती है जिसका नेतृत्व हिरण द्वारा किया जा रहा है। अर्थात किसी संगठन में नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ग्लोबर ने कहा है कि अधिकतर प्रशासनिक संगठन अन्य किसी कारण की अपेक्षा दुर्बल नेतृत्व के कारण ही असफल हुए हैं। योजनाओं और कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन अच्छे नेतृत्व पर ही निर्भर करता है। सामान्यतः कहा जाता है कि प्रत्येक प्रबंधक नेता नहीं होता और ना ही प्रत्येक नेता प्रबंधक होता है। इसलिए कहा जाता है कि नेता जन्मजात होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। नेता एक परिस्थिति अर्थात स्टेटस तथा परिस्थिति सर्कमस्टांसेस में मिली हुई भूमिका होती है। अतः कभी कभी नेता परिस्थिति से भी बन जाते हैं। इस चीज़ को हम आगे स्पष्ट करेंगे। नेतृत्व का अर्थ, नेतृत्व का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द लीडरशिप है। यह लीडरशिप अंग्रेजी के मूल शब्द लीड से बना है। शब्दकोश में लीड का अर्थ होता है आगे होना, उच्च होना, सर्वोत्तम होना, प्रसिद्ध होना, मार्गदर्शन देना आदि। लीड से लीडरशिप बना है। लीडर वह व्यक्ति है जो लीड करता है अर्थात नेतृत्व करता है या दूसरों को मार्ग दिखाता है, या किसी संगठन का प्रधान है या समादेश देता है आदि। लीडर से लीडरशिप बना है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति या परिस्थिति। लीडरशिप किसी व्यक्ति की वह स्थिति या योग्यता है जो दूसरों को मार्गदर्शन देने का कार्य करती है या अपने अनुयायियों में विश्वास पैदा करती है। इस प्रकार नेतृत्व का अर्थ है एक व्यक्ति के द्वारा अपने अनुयायियों को राह दिखाना, अर्थात अपने अनुयायियों का विश्वास जीतकर उनके व्यवहार को प्रभावित करना। नेतृत्व की परिभाषा, विभिन्न विद्वानों ने नेतृत्व की निम्न प्रकार से परिभाषाएं दी हैं। जॉर्ज ने कहा है कि नेतृत्व वह क्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उद्देश्यों के लिए अन्य व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने हेतु उन्हें प्रभावित करता है। अर्थात नेतृत्व एक प्रभावित करने की प्रक्रिया है और वह अन्य व्यक्तियों को इस प्रकार से प्रभावित करती है कि वह प्रक्रिया के व्यक्ति स्वेच्छा से सहयोग देने के लिए तैयार हो जाता है। पीटर एफ ड्रकर के मतानुसार लोगों के दृष्टिकोण को उच्चतम स्तर पर उठाना, उनके निष्पादन को श्रेष्ठतर बनाना तथा उनके व्यक्तित्व का सामान्य सीमा से परे निर्माण करना नेतृत्व है। स्टीफन रॉबिन्स ने कहा है कि नेताओं का अर्थ होता है वे लोग जिनमें दूसरों को प्रभावित करने तथा प्रशासकीय सत्ता के प्रयोग करने की योग्यता होती है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार का वह गुण है जो व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को संगठित प्रयास हेतु मार्गदर्शन करता है। आर्डवेटीन ने कहा है, नेतृत्व गुणों के संयोग का नाम है। उन गुणों को रखने पर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से काम लेने के योग्य हो जाता है।
विशेषकर उसके प्रभाव द्वारा अन्य लोग स्वेच्छा से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि नेतृत्व अन्य लोगों की धारणाओं और व्यवहार को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है। अर्थात नेता स्वयं कुछ नहीं करता, वो तो प्रेरित करता है, प्रभावित करता है, लोगों में जोश पैदा करता है। नेतृत्व की विशेषताएं। नेतृत्व की पहली विशेषता है अनुयायियों का होना, अर्थात नेतृत्व हमेशा समर्थकों या अनुयायियों का किया जाता है। दूसरी विशेषता है प्रभाव डालने की प्रक्रिया। नेता अपने समूह के सदस्यों पर प्रभाव डालता है। तीसरी विशेषता है सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति। बिना किसी उद्देश्य के कोई भी संगठन नहीं बनता है और ना ही किसी का नेतृत्व किया जाता है। अतः लक्ष्य प्राप्ति के लिए समूह का नेतृत्व किया जाता है। अधीनस्थों को प्रेरित करना। नेतृत्व के द्वारा अधीनस्थों को प्रेरित किया जाता है ताकि निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। व्यवहार प्रभावित करना। नेतृत्व के द्वारा अपने अनुयायियों के आचरण और व्यवहार को प्रभावित किया जाता है और प्रभावित भी सकारात्मक रूप में प्रभावित किया जाता है जिससे कि उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। मानव संबंधों का अभ्यास। नेतृत्व जो एक प्रक्रिया है उसमें नेता अपने अधीनस्थों और अनुयायियों के साथ मित्रतापूर्ण और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है। गतिशील प्रक्रिया। नेतृत्व संगठन के निर्माण से लेकर अंत तक निरंतर विद्यमान रहता है, लेकिन नेतृत्व करने वाले नेता समय समय पर बदलते रहते हैं। लीडर बदलता रहेगा लेकिन लीडरशिप चलती रहेगी। अधीनस्थों की संतुष्टि। अधीनस्थ अपने नेता से संतुष्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका नेता सुयोग्य है, अर्थात नेतृत्व अपने अधीनस्थों को संतुष्ट करता है। पारस्परिक संबंध। जब तक नेता और उसके अनुयायियों में पारस्परिक संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं होंगे, नेतृत्व का कोई महत्व नहीं हो सकता। परिस्थिति जन्य होना। इसका तात्पर्य यह है कि परिस्थितियां भी नेतृत्व का निर्धारण करती हैं। नेतृत्व परिस्थिति के अनुसार ढलता है। अब हम अध्ययन करते हैं नेतृत्व के प्रकार। पहला प्रकार है नौकरशाही नुमा नेतृत्व। इस प्रकार के नेतृत्व में जो नेतृत्व करता है वो एक निश्चित दिनचर्या के अनुसार कार्य करता है। उसकी दिनचर्या निश्चित होती है। औपचारिक व्यवहार करता है, अपने वरिष्ठों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, अपने अधीनस्थों की उपेक्षा करता है। अधीनस्थ कानूनी रूप से ऐसे नेता से जुड़े रहते हैं, इसलिए उसके आदेशों निर्देशों का पालन करते हैं। अन्यथा अधीनस्थ अपने नेता के प्रति उदासीनता और अवज्ञा की भावना रखते हैं। अर्थात ऑफिसों में जो नेतृत्व होता है, कार्यालयों में जो अधिकारी जो नेतृत्व प्रदान करते हैं अपने कर्मचारियों को, वो नौकरशाही नुमा नेतृत्व की श्रेणी में आता है। तानाशाही नेतृत्व। इस प्रकार का नेतृत्व अलोकतांत्रिक और निरंकुश होता है। नेतृत्वकर्ता स्वयं नीति निर्माण करता है, आदेश और निर्देश देता है, अपने स्तर पर निर्णय लेता है और अधीनस्थों की उपेक्षा करता है, अपने आप को सर्वेसर्वा मानता है। उसके आदेश नहीं मानने वाले को सजा दी जाती है। उसे अधीनस्थों की योग्यता और क्षमताओं पर कोई विश्वास नहीं होता। अधीनस्थ उसके विरोधी हो जाते हैं। जनता असुविधा के माहौल में कष्टदायी जीवन जीने को मजबूर हो जाती है। इस प्रकार का नेतृत्व तानाशाही नेतृत्व कहलाता है। कूटनीतिक नेतृत्व। कूटनीतिक नेतृत्व इसको अवसरवादी नेतृत्व भी कहते हैं। अवसरवादी होता है, लोगों का शोषण करता है और उसमें लोगों का विश्वास नहीं होता। नेतृत्वकर्ता अपनी कूटनीतिक चालें चलकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है। कूटनीतिक नेतृत्व को समझ पाना असंभव होता है। कूटनीतिक के संबंध में कहा जाता है कि अगर जब एक कूटनीतिक कहे हाँ तो इसका मतलब होता है शायद, जब एक कूटनीतिक कहे शायद तो इसका अर्थ होता है नहीं, और अगर वास्तव में वो कूटनीतिक है तो अपने मुँह से कभी नहीं नहीं कहेगा। अर्थात कूटनीतिक नेतृत्व को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। विशेषज्ञ नेतृत्व। नेतृत्वकर्ता किसी विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है और इस प्रकार का नेतृत्व तकनीकी संगठनों में ज़्यादा पाया जाता है। इस तरह का नेतृत्वकर्ता अधीनस्थों में लोकप्रिय होता है
और वह अधीनस्थों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व। लोकतांत्रिक नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता अपने अधीनस्थों के साथ विचार विमर्श करके ही नीतियों का निर्माण करते हैं और इस नेतृत्व में निर्णय विकेंद्रीकरण पर आधारित होते हैं। इस नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता अपने अधीनस्थों की योग्यताओं और निपुणताओं का पूरा सम्मान करता है, उनके साथ सहयोगात्मक और मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है। ये नेतृत्व के सामान्य प्रकार थे। जॉर्ज आर टेरी ने भी नेतृत्व के 6 प्रकार बतलाए: व्यक्तिगत नेतृत्व, अव्यक्तिगत नेतृत्व, आदेशात्मक, लोकतांत्रिक, पैतृक एवं स्थानीय नेतृत्व। मैरी पार्कर फोलेट ने भी नेतृत्व के 3 प्रकार बताए: पद के आधार पर नेतृत्व, व्यक्तित्व के आधार पर नेतृत्व और कार्य के आधार पर नेतृत्व। नेतृत्व का महत्व। किसी भी संगठन में नेतृत्व का अत्यधिक महत्व होता है। संगठन को उद्देश्य प्राप्त करने और समन्वय स्थापित करने के लिए कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। नेतृत्व के द्वारा संगठन में समन्वय, सहयोग और अनुशासन स्थापित करने के साथ ही संघर्ष और वैचारिक मतभेदों को समाप्त करने का काम किया जाता है। पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि एक प्रभावपूर्ण नेतृत्व वह है जो साधारण लोगों से असाधारण कार्य कराने की क्षमता रखता है। नेतृत्व के महत्व को निम्न बिंदुओं के तहत भी स्पष्ट किया जा सकता है। प्रतिनिधित्व करना। संगठन के उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक कुशल और सकारात्मक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। अर्थात नेतृत्व किसी संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। अभिप्रेरणा प्रदान करना। एक अच्छा नेतृत्व कार्मिकों को संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करता है। नेतृत्व कार्मिकों में टीम भावना को विकसित करता है। संघर्षों को समाप्त करना। प्रत्येक संगठन आंतरिक तनावों, झगड़ों और असंतुलनों का शिकार होता रहता है। चलते रहते हैं संगठन में झगड़े। सभी संगठनों में संघर्षों का बोलबाला रहता है। संगठन के संघर्षों को समाप्त करने के लिए एक अच्छे और कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। संगठन के लक्ष्य प्राप्त करना। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में नेतृत्व का सर्वोपरि महत्व होता है, क्योंकि नेतृत्व संगठन के कार्मिकों को टीम भावना के साथ संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित और प्रेरित करता है। संगठन की कमियों को दूर करना। संगठन का वास्तविक कार्य संपादन संगठन के औपचारिक चार्ट से भिन्न होता है, अतः संगठन की कमियों को पूरा करने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। समन्वय स्थापित करना। संगठन को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और कानूनी पर्यावरण में कार्य करना होता है। अर्थात ये बंधन होते हैं किसी संगठन के ऊपर। ये सभी घटक समय और बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। संगठन को अपने आप को जीवंत बनाए रखने के लिए बदलती हुई पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ समायोजित करना आवश्यक होता है और ये सभी कार्य नेतृत्व के द्वारा आसानी से किए जा सकते हैं। समूह में निष्ठा और विश्वास उत्पन्न करना। एक और कार्मिक अपने और अपने परिवार और अपने समूह के प्रति निष्ठा रखते हैं, दूसरी ओर उसकी निष्ठा संगठन के प्रति होती है। अर्थात कार्मिक की निष्ठा 2 तरफ होती है, अपने परिवार के प्रति, अपने कार्मिक संगठन कार्मिकों के प्रति। कार्मिक जो जीवंत कार्मिक हैं, संगठन है, संगठन के 2 हिस्से होते हैं। जैसे संगठन का एक तो संगठनात्मक ढांचा होता है, बिल्डिंग है संगठन की, जहाँ पे जाके वो कार्य करता है, जो स्थान, और एक उस संगठन में कार्य करने वाले लोग। तो कार्मिक की जो निष्ठा है अपने परिवार के प्रति भी है और संगठन में कार्य करने वाले लोगों के प्रति भी है, और दूसरी उसकी जो निष्ठा है संपूर्ण संगठन के प्रति, संगठन की नीतियों के प्रति, संगठन की कार्य प्रणाली के प्रति होती है, जिसमें वह कार्य करता है। तो नेतृत्व से ऐसी आशा की जाती है कि वह व्यक्ति और संगठन दोनों में विश्वास उत्पन्न कर उनकी निष्ठा को बनाए रखे। अर्थात व्यक्ति की जो निष्ठा है उसको दोनों तरफ बना के रखे।
असंभव को संभव बनाना। नेतृत्व अपने प्रभाव से साधारण लोगों से असंभव और असाधारण कार्यों को सरलता से कराने की क्षमता रखता है, क्योंकि वह अपने अधीनस्थों को प्रेरित करता है, उनमें जोश पैदा करता है, उद्देश्य को स्पष्ट करता है और संगठन के उद्देश्य को इस प्रकार से वर्णित करता है जैसे कि संगठन का उद्देश्य उनका निजी उद्देश्य हो। ऐसे नेतृत्वकर्ता भी होते हैं जो व्यक्ति और संगठन में काम करने वाले अनुयायियों से उनकी स्वेच्छा से ऐसे कार्य करवा लेते हैं जो असंभव दिखाई पड़ते हैं। नेतृत्व के कार्य। नेतृत्व का पहला कार्य निर्णय करना, क्योंकि संगठन के कार्यों को करने के लिए या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं, तो समुचित निर्णय नेतृत्व के द्वारा लिया जाता है। अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन के द्वारा ही अधीनस्थ कार्मिकों को संगठन के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। संप्रेषण बनाए रखना। संप्रेषण यानी संचार। संगठन की गतिविधियों में सामंजस्य और कार्मिकों की गतिविधियों में समन्वय बनाए रखने के लिए प्रभावी संप्रेषण की व्यवस्था करना नेता का मुख्य कार्य होता है। समन्वय स्थापित करना। नेता अपने आदेशों और निर्देशों के द्वारा अधीनस्थों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। आदेश देना। नेता कभी भी खुद कार्य नहीं करते, वे कार्यों को करने के लिए अधीनस्थ कार्मिकों को आदेश देते हैं। सहयोग प्राप्त करना। अधीनस्थों के सहयोग के बिना संगठन के कार्यों को क्रियान्वित करना और उद्देश्यों की पूर्ति करना असंभव है। अधीनस्थों में विश्वास और सहकारिता की भावना का विकास करके नेता उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। अधीनस्थ कार्मिकों की भावनाओं एवं समस्याओं को समझना। अधीनस्थों की भावनाओं और समस्याओं को नजरअंदाज करके संगठन के उद्देश्यों और कार्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। अधीनस्थों की संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखना। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है कि संगठन में कार्य करने वाले कार्मिक संगठन के प्रति निष्ठावान रहें। नेतृत्व के सिद्धांत या दृष्टिकोण या विचारधाराएं। पहला सिद्धांत है गुण सिद्धांत या लक्षण सिद्धांत। दूसरा है समूह विचारधारा। तीसरा परिस्थितिपरक सिद्धांत। चौथा पथ लक्ष्य सिद्धांत। पांचवा XY विचारधारा और छठवां जीवन वृत्त विचारधारा। इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। गुण सिद्धांत या लक्षण सिद्धांत। यह सिद्धांत नेतृत्व के गुणों जैसे व्यक्तित्व, उद्देश्य, कौशल और मूल्यों पर विशेष जोर देता है। नेतृत्व के इस सिद्धांत को महापुरुष सिद्धांत या ग्रेट मैन थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत की मान्यता है कि कुछ लोग जन्म से ऐसे गुणों को लेकर पैदा होते हैं जो उन्हें अच्छा नेता बनाते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि नेता जन्मजात होते हैं और उन्हें बनाया नहीं जा सकता। यह सिद्धांत नेताओं की व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होता है। अलौकिक दूरदर्शिता, कर्मठता, अथक शक्ति, पर्याप्त विश्वास आदि ऐसे गुण हैं जिन्हें सिखाया नहीं जा सकता। इस सिद्धांत के जो समर्थक विद्वान हैं वो हैं आर्डवे टीड, चेस्टर बर्नार्ड और सेल। दूसरा सिद्धांत है समूह सिद्धांत या समूह विचारधारा। नेता के अनुयायी एक समूह के रूप में होते हैं। नेता इस सिद्धांत के अंतर्गत अपने अनुयायियों को लाभ पहुंचाता है। जब तक अनुयायियों को लाभ मिलता रहेगा तब तक वह अपने समूह का नेतृत्व को मानते हैं और उसका साथ देते हैं। समूह विचारधारा को अनुयायी सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन H.S. सेंसफोर्ड द्वारा किया गया। हेलेंदर और जूलियन के अनुसार नेता की भूमिका में जो व्यक्ति अपेक्षाओं को पूरा करता है, अपने समूह के लक्ष्यों को प्राप्त कराता है, अपने अनुयायियों को लाभ पहुंचाता है, उसके बदले में वह
अपने आप को पद, प्रतिष्ठा और स्वयं को अधिक प्रभावशाली पाता है। इस सिद्धांत के नेतृत्व में द्विमार्गी प्रभाव संबंध बने रहते हैं, अर्थात नेता अधीनस्थों को प्रभावित करता है और अधीनस्थ नेता को प्रभावित करते हैं। नेता के प्रभाव को स्वीकार करने वाले बदले में वे स्वयं अपने प्रभाव की स्वीकृति भी चाहते हैं। परिस्थिति परक सिद्धांत। इस सिद्धांत की मान्यता है कि नेता किसी परिस्थितिवश पैदा होता है। नेता को अनुयायियों द्वारा स्वीकार करना परिस्थिति की मांग और आवश्यकता होती है। मुलिन्स के अनुसार परिस्थिति उपागम नेतृत्व के अध्ययन में परिस्थिति की महत्ता पर केंद्रित है। वह व्यक्ति जो किसी कार्यदल का नेता होता है वह ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी विशेष परिस्थिति में ग्रुप के लिए उपयुक्त माना जाता है और वही जानता है कि क्या करना है। कूंट्ज ओडोनेल ने परिस्थिति सिद्धांत को अवसर प्रदान करने का सिद्धांत कहा, अर्थात उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसको मौका मिला, इसलिए वो नेता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रेड ई फीडलर ने किया। इस सिद्धांत के जो समर्थक विद्वान हैं फ्रेड ई फीडलर, मिलेट, मुलिन्स, फॉलेट, पॉल हर्शे, केनेथ ब्लैंकार्ड, कूंट्ज ओडोनेल। पथ लक्ष्य विचारधारा। मार्टिन ई इवांस तथा रॉबर्ट जे हाउस ने 1950 के दशक में इस सिद्धांत का विकास किया। इस सिद्धांत की मान्यता है कि नेता अपने अनुयायियों की प्रेरणा, उत्साह, क्षमता और कार्य संतुष्टि को प्रभावित करता है। यह सिद्धांत नेतृत्व, अप्रेरणा तथा कार्य संतुष्टि के सिद्धांतों को समन्वित करने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण और उनको प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गों का निर्माण किया जाता है, अर्थात नेता लक्ष्य को स्पष्ट करता है। लक्ष्य स्पष्ट होने पर जो मार्ग है उसका निर्धारण किया जाता है। XY विचारधारा। डगलस मैकग्रेगर ने अपनी पुस्तक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार प्रत्येक संगठन में काम करने वाले कार्मिकों के संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। एक्स सिद्धांत है या एक्स विचारधारा है, उसके अनुसार व्यक्ति आलसी, कामचोर और रूढ़िवादी होता है और ऐसे व्यक्ति से भय और दंड के सहारे काम करवाया जाता है। वाई विचारधारा मानती है कि व्यक्ति या कार्मिक उत्साही होता है, कर्मठ होता है, परिश्रमी होता है, आशावादी होता है और ऐसे व्यक्तियों से काम कराने के लिए उनको शाबाशी, प्रोत्साहन या निर्णय का अधिकार दे दिया जाता है कि भाई खुद डिसीजन लो, आप अपने हिसाब से काम करो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो इनमें से किसी एक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात व्यक्ति या तो एक्स सिद्धांत के अंतर्गत आएगा या वाई सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। वास्तविकता यह है कि संगठन का हर कार्मिक इन दोनों सिद्धांतों से न्यूनाधिक मात्रा में प्रभावित होता है। जीवन व्रत विचारधारा। इस सिद्धांत में नेता तथा कार्यरत कार्मिक इनकी परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना जाता है। पॉल हर्शी और ब्लैंकार्ड ने इस विचारधारा का विकास किया। यहाँ पर परिपक्वता का मतलब कार्मिक की आयु से या संगठन में कार्य करने के समय से नहीं लगाया जाता, बल्कि कार्मिक के द्वारा कार्य का उत्तरदायित्व ग्रहण करने और संगठन में कार्य करने के अनुभव से लिया जाता है। परिपक्वता के आधार पर कार्मिक को 4 श्रेणी में बांटा जाता है। प्रथम श्रेणी में वे कार्मिक आते हैं जो संगठन में प्रारंभिक अवस्था में होते हैं। ऐसे कार्मिकों को औपचारिक नियमों का ज्ञान कराया जाता है। दूसरी श्रेणी में वे कार्मिक आते हैं जो उनको सिखाने, समझाने और सहयोग लेने का कार्य करना सिखाया जाता है। वो प्रथम श्रेणी के कार्मिकों से थोड़ा ज़्यादा परिपक्व होते हैं। तीसरी श्रेणी के कार्मिक हैं वो योग्यता, उपलब्धि और अप्रेरणा का जो स्तर है उनमें वो ज़्यादा होता है और उनको नेता के द्वारा अधिक निर्देश जारी नहीं किए जाते। चौथी श्रेणी के कार्मिक अपने आप में इतने परिपक्व हो जाते हैं कि वे अपने कार्य में स्वयं नियंत्रण की सीमा में आ जाते हैं। अर्थात जो ये 4 श्रेणी है इसमें प्रथम श्रेणी में अपरिपक्वता का स्तर ज़्यादा है और चौथी श्रेणी में परिपक्वता का स्तर ज़्यादा है।
पॉल हर्शी और केनेथ ब्लैंकार्ड ने नेतृत्व की कार्यशैली को 4 प्रकार के रूप में वर्णित किया। कार्मिकों को भी 4 भाग में बांटा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, और कार्यशैली को भी 4 भागों में बांटा है। ये हैं कथन शैली अर्थात टेलिंग, बिक्री शैली सेलिंग, भागीदारी शैली पार्टिसिपेटिंग, और प्रतिनिधित्व शैली रिप्रेजेंटेटिंग। जिस संगठन में अधीनस्थों की परिपक्वता का स्तर निम्न होता है वहाँ कथन शैली और बिक्री शैली अधिक सहायक होती है, अधिक कारगर होती है। जिस संगठन में कार्मिकों की परिपक्वता का स्तर उच्च होता है वहाँ पर भागीदारी शैली और प्रतिनिधित्व शैली का प्रयोग करना अधिक उपयोगी तथा उपयुक्त होता है। नेतृत्व की तकनीकें अर्थात जब कोई व्यक्ति नेतृत्व करता है तो कौन कौन सी तकनीकों को काम में लेता है। पहली तकनीक है समन्वय एवं आदेश। नेता के द्वारा अपने अधीनस्थों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए आदेश दिए जाते हैं ताकि कार्यों के परिणाम अपेक्षित आएं, अपेक्षा के अनुरूप आएं। सहयोग प्राप्त करना, नेता सदैव अपने अनुयायियों के समूह का सहयोग प्राप्त करता है। संगठन के कार्यों को सर्वश्रेष्ठ ढंग से करने के लिए नेता अपने अधीनस्थों के समूह का सहयोग प्राप्त करता है। मनोबल का विकास करना, एक कुशल और अच्छा नेता अपने संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने अनुयायियों के समूह का मनोबल ऊंचा बना के रखता है, क्योंकि अगर मनोबल उच्च होगा तो संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति अच्छे ढंग से और सकारात्मक रूप से होगी। शक्ति का प्रयोग करना, नेता के द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग 2 तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका है कि वह अधीनस्थ कार्मिक को अपनी शक्ति के बल पर प्रताड़ित करें। दूसरा तरीका है कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ कार्मिक की निष्ठा और सहयोग के लिए करें, अर्थात वह अपनी शक्ति को अपने अधीनस्थ के लिए थोड़ा बहुत मात्रा में सौंप सकता है। उसकी जो वैचारिक सोच है उसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है वो, क्योंकि अगर वो उसको सहयोगी बनाएगा तो अधीनस्थ प्रेरित होगा, प्रोत्साहित होगा। अनुशासन बनाए रखना, संगठन के नियमों और कानूनों के द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों में अनुशासन बनाना आसान हो जाता है। यह अनुशासन समूह में और व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार का होता है। नेतृत्व या नेता के गुण, संगठन कोई भी हो उसका नेतृत्व करने वाले नेता में कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जिससे वह अधीनस्थों में विश्वास पैदा कर सके और उनको संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित कर सके। जैसे एक अच्छे नेता में आत्मविश्वास होना चाहिए, उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, नेता को प्रगतिशील होना चाहिए, स्फूर्तिवान होना चाहिए, उसके विचारों में लोचशीलता होनी चाहिए, नेता को संगठन की तकनीकी बारीकियों का ज्ञान होना चाहिए, नेता को साहसी होना चाहिए, अपने निर्णयों पर अड़ग रहना चाहिए। अड़ग किस आधार पर? दंभ के आधार पर नहीं, नैतिक साहस के आधार पर अड़ग रहना चाहिए। अपने अनुयायियों को प्रभावित करने वाला होना चाहिए, अपने अनुयायियों को उत्साहित करने वाला होना चाहिए, उसमें ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि वो अपने अनुयायियों को उत्साहित कर सके। नेता में अपने अधीनस्थों का फीडबैक जानने की क्षमता होनी चाहिए, उनकी प्रतिक्रिया को जानने की क्षमता होनी चाहिए। नेता को दूरदर्शी होना चाहिए, वह वैचारिक दृष्टि से इतना दूरदर्शी हो कि वह आने वाले प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो, उत्तरदायित्व को वहन करने की जिम्मेदारी लेने वाला हो, अपने अधीनस्थों का मार्गदर्शन करने वाला हो, समझदार हो, जनता की भावनाओं और आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय करने वाला हो, जनता के संपर्क में रहता हो, दूसरों की भावनाओं और जिज्ञासाओं
और हितों को समझने वाला हो, उनको अनुभव करने वाला हो। एक अच्छा नेता वह होता है जो अपने और अपने अनुयायियों तथा संगठन और अनुयायियों में समन्वय करने वाला होता है। हेनरी फ्योल ने भी नेता के कुछ गुण बतलाए हैं, जैसे वह स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से सक्षम हो, समझदारी एवं मानसिक शक्ति से युक्त हो, उसमें नैतिक गुण हो, समानता का भाव रखे और वह प्रबंधकीय योग्यता से युक्त हो, उसमें प्रबंधकीय गुण हो। चेस्टर बर्नार्ड ने भी नेतृत्व के गुण बतलाए हैं, जीवन शक्ति तथा सहनशीलता, जीवटता हो, उसमें निर्णय क्षमता हो, उत्तरदायित्व लेना जानता हो, बौद्धिक विकास से युक्त हो, साथ ही साथ प्रोत्साहित करने की क्षमता हो, अर्थात वह अधीनस्थों को प्रोत्साहित करने के योग्य हो, उसमें ऐसे गुण हों। इस प्रकार आज हमने नेतृत्व जो कि एक प्रक्रिया है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।